हाँ जी, सत श्री अकाल। अज आप करते हैं रूल ऑफ लॉ की हुंदा है, कानून का राज। भारत में रूल ऑफ लॉ है, बिल्कुल है। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतंत्र है। भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। किसी एक बंदे का राज नहीं, किसी एक पार्टी का राज नहीं, किसी एक ग्रुप का राज नहीं। राज किहदा है? कानून का। तो रूल ऑफ लॉ कंसैप्ट बड़ा पुराना है। ये भी डाइसी होया सी इंग्लैंड का, बहुत बड़ा फिलोसफर होया सी और लीगल एक एमिनेंट परसन सी जिसने इसनूं चंगी तरह डिफाइन किया और इनू चंगी तरह ब्रॉडली इनू दस्या। वो कहता भी रूल ऑफ लॉ तीन चीज़ों नाल बनिया होया। वो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब तुसीं कि कानून जिहड़ा है वो सुप्रीम है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हुण इंग्लैंड भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्लीमेंटरी सिस्टम है उत्थे, अपना भी पार्लीमेंटरी सिस्टम है, आपां उत्थों ही बोरो कीता पार्लीमेंटरी सिस्टम। उत्थे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हैगा, उत्थे जज्जां ने जो भी डिसीजन देता उन्होंने बेस ते उन्होंने लॉ बने हुण तक। अपना सारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आज़ादी के वक्त अपनी ज़्यादातर जी जनता जी अनपढ़ सी, है ना, बेरोज़गार भी सी, अनपढ़ भी सी, उन्होंने इन्नी नॉलेज नहीं सी। तो जोड़े अपने ड्राफ्टर से कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने ये समझा बी आर अंबेडकर वर्गिया ने कि जे लिखती रूप में हर चीज़ दे दीए तो चंगा रहूगा, फ्यूचर में डिस्प्यूट पैदा नहीं होंगे। तो करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन्ना बल्कि है, इन्ना हैवी है। 395 आर्टिकल्स ने, है ना, तो 22 पार्ट्स ने, 12 शेड्यूल ने, किड्डा वड्डा कॉन्स्टिट्यूशन अपना। लेकिन इंग्लैंड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उन्होंने जो जज्जा ने डिसाइड करता उस दे बेस ते ही उन्होंने लॉ बनता है। ठीक है, तो गल ये भी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मतलब लॉ सुप्रीम है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उत्थे लॉ सुप्रीम होना चाहिए, कानून सुप्रीम होना चाहिए। हुण अपना कानून किहड़ा सब तो सुप्रीम अपना है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अपना सब तो सुप्रीम लॉ है। संविधान तो उपर कोई भी लॉ नहीं। सारे जिन्हें भी कानून बनते हैं इंडिया के वो संविधान दी धारावां दे हिसाब नाल ही बनते हैं, संविधान तो बाहर नहीं हो सकते। Every law made in India should not be ultra-vise the constitutional provisions. If it is ultra-vise the constitution, then the Supreme Court and High Court can declare it null and void. तो कोई भी संविधान दे उल्ट अगर कोई लॉ पार्लीमेंट बनाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट इस बिना ते नल एंड वॉइड या जीरो करार दे सकते कि इसने अपने संविधान के किसी प्रोविजन स्पैशली फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को वायलेट करने की कोशिश की है या वायलेट करूँगा। ठीक है, तो संविधान सुप्रीम है और संविधान में सब तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट पार्ट 3, जो आम लोगों के बुनियादी अधिकार संविधान के गारंटी है। ये गारंटी है कि मिलणगे। अगर मौके की सरकार ने थोड़े फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश की, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जोड़ा है थोड़ा मिले है ना, इनू वायलेट कौन कर सकता है? इनू वायलेट सरकार ही कर सकती है, एक स्टेट ही कर सकती है। लेकिन स्टेट आए नहीं करती, स्टेट क्यों वायलेट करूगी? पर इन केस पॉसिबिलिटी है कोई यह जी सरकार है जी वायलेट कर सकती है, तो वो वास्ते संविधान ने पहले ही लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेट या कोई सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करती है तो वो खिलाफ एक रेमेडी ऑलरेडी दी हुई है आर्टिकल 32 के, जिथे तुम सुप्रीम कोर्ट सीधा रिट पा सकते हो, और 226 आर्टिकल के हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधा या हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तुम अपनी रिटां राही जा सकते, 5 रिटां ने या किसी होर तरीके नाल, बहुत तरीके ने जिसे सुप्रीम कोर्ट थोड़ी गल सुनूगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि थोड़ा राइट वायलेट होया, सुप्रीम कोर्ट जो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दूगी उस पार्लीमेंटरी वालों। पार्लीमेंट एक यही अदारा जो लॉ बनाता है। देखो 3 चीज़ां होंदियां, सैपरेशन ऑफ पावर्स भी इस दे नाल ही पढ़ांगे, रूल ऑफ लॉ के नाल ही सैपरेशन ऑफ पावर्स का कंसैप्ट पढ़ांगे। देखो सैपरेशन ऑफ पावर्स की हुंदा है, जी डेमोक्रेटिक कंट्री होंदी जिवें भारत है, भारत के पावरां की वंड है। एक धिर जी है वो लॉ बनाती है, दूसरी धिर उस बने हुए लॉ को लागू करती है लोगों से, और तीसरी धिर ये देखती है कि जो लॉ बनया वो संविधान की प्रोविजनों के हिसाब नाल सही बनया, और अगर सही बनया तो कोई गल नहीं, ठीक है। लेकिन जी इंप्लीमेंटिंग मशीनरी है, जी धिर उसनों लागू कर रही है कि लागू कर लगे उन्हें कोई यह जिहा एक्शन तो नहीं लिया जिहदे करके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी। तो लॉ बनाने वाली धिर और लॉ नू लागू करने वाली धिर ते निगाह कौन रखती है? ये तीसरी धिर। और वो तीसरी धिर कौन होंदी है? जुडिशरी, अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टां। तो जुडिशरी का काम है इन्हां दोहां ते निगाह रखना। किते पहली धिर किहड़ी है? लैजिस्लेचर, पार्लीमेंट जो लॉ बनाउंदी है। अपने पार्लीमेंट में कौन कौन हुंदा है? प्रेजिडेंट प्लस लोक सभा ते राज्य सभा। राज्य सभा नूं आपां अपर हाउस भी कह दिंदे आ, तो लोक सभा नूं लोअर हाउस कहने। तो पार्लीमेंट कोई लॉ बना लिया तो वो लॉ की फंडामेंटल राइट की कसौटी ते खरा उतर रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ तो नहीं जा रहा। ये जुडिशरी ने देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जी हैगी है ये कॉन्स्टिट्यूशन का रख है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द वॉच डॉग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन का रख है और सुप्रीम कोर्ट का काम ही यह है कि संविधान की राखी करना, कि तो स्टेट तो एग्जीक्यूटिव तो बचा के रखना।
ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਲਾਅ ਸਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द दिस हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ इंडिया, ठीक है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट वो प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो बाद आ गया कैबिनेट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। तो कैबिनेट तो बाद कैबिनेट हूँ कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने, हरेक मिनिस्टर का अपना अपना डिपार्टमेंट है। कोई रेलवे डिपार्टमेंट है, कोई फॉरन डिपार्टमेंट है, कोई होम अफेयर का मिनिस्टर है। अगे डिपार्टमेंट आ गए, थले फिर अधिकारी आ गए, IAS अधिकारी आ गए, सैकटरी लैवल आ गया, असिस्टेंट सैकटरी आ गए, सैकटरी तो थले फिर अधिकारी आ गए। तो एक सारी ब्रांच बन जाती अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। ये सारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। असल च देश को चलाउंदा कौन है? वो एग्जीक्यूटिव ही चलाउंदा है। देश को चलाउण वाला जिहड़ा सिस्टम है ना, असल च ग्राउंड वर्क कौन करता? सरकार करती, जुडिशरी नहीं करती। जुडिशरी तो बैठी है आपदे सुप्रीम कोर्ट च जज बैठे है, हाई कोर्ट जज बैठे है, वो देश को एक्चुअली चलाउंदे नहीं है। एक शहर है, शहर दे विच सब तो बड़ा अफसर किहड़ा हुंदा है? DC हुंदा ना। DC के गाने भी किन्ने बने हैं। तो DC हो गया, SDM हो गया, तहसीलदार हो गया, ये असल च ग्राउंड वर्क करते हैं, असल च फील्ड वर्क करते हैं। और ये एक तरह की ये ट्रिब्यूनल्स भी होंगे, कोर्टां भी होंदियां, 57 के केस सारे इन्हां कोल आउंदे आ। ये लोग ये पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, और जिथे जिथे तुहानूं लगदा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, ये प्रिवेंटिव मैजर्स भी ले लेंदे हैं। तो असल च देश नूं तां ये ब्यूरोक्रेसी चलाउंदी है, और एग्जीक्यूटिव सारी ब्यूरोक्रेट्स नाल भरी हुई है। लेकिन ध्यान दिओ, देखो अपना वैलफेयर स्टेट है, वैलफेयर स्टेट दे विच इन्हां ब्यूरोक्रेट्स बिना गल भी नहीं बननी। वैलफेयर स्टेट दे विच लोकां दा काम करना सरकार ने, ठीक है, और लोकां वास्ते गरीबी, फॉर एग्जाम्पल गरीब है, गरीब जनता है, उन्होंने सिक्ख्या देनी है, बच्चों को सिक्ख्या देनी है, उन्होंने ढिड भी भरना है, उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी उन्होंने किसी भी दाल दी या कोई चावल है ना, उन्होंने राशन कार्ड वंडने हैं, उन्होंने 100 काम करने हैं, ठीक है। वेलफेयर स्टेट है तो सड़कां बनानी है, सीवरेज बनाने हैं, तो लोग स्कूल खोलने हैं, अपना हस्पताल खोलने हैं, ठीक है। तो बेरोजगारी का भी ध्यान रखना। इन्हां चीज़ों को मद्देनज़र रखते बहुत डिपार्टमेंट वंडे हुए हैं, और डिपार्टमेंट विच अधिकारियों की भी भर्ती की हुई है। तो इन्हां अधिकारियों को काफ़ी हद तक डिस्क्रिशन मिली होंदी है, बड़ा इन्हां नूं खुल मिली होंदी है कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए तुसीं कोई भी फैसला ले सकते हो। तो बड़ी खुल होंदी है, बड़ी डिस्क्रिशन होंदी है। लेकिन इत्थे थोड़ा ये डर होंदा है क्योंकि इन्हां कोल इन्नी डिस्क्रिशन फॉर SSP है, SP है, DC है, SDM है, इन्हां कोल बहुत डिस्क्रिशन होंदी है, काफ़ी डिस्क्रिशन ही क्योंकि हर गल ते फोन तो नहीं मारनगे MLA साहब नूं या MP साहब नूं या चीफ मिनिस्टर नूं। तो फोन मारन लग्या DC, कोई औकड़ खड़ी होगी, शहर में हड़ आ गई, तो DC ने मौके पर देखना है कि हड़ां नूं किवें कंट्रोल करना है, लोगों को किवें कंट्रोल करना है, और बार बार फोन तो नहीं करूँगा। IAS ऑफिसर होंदा, काफ़ी दिमाग होंदा उहदा, तो काफ़ी पावरां दित्तियां होंदियां। लेकिन किते ना किते पावरां दी मिसयूज़ भी कर सकते हैं। देखो जिथे इन्नियां पावरां आ गई उत्थे आर्बिट्रेरीनेस भी आ जाती, उत्थे धक्का भी हो सकता है, ठीक है। वो अंग्रेजी की कहावत है, पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स हिम एब्सोल्यूटली। तो ज़्यादा पावर दे देनी एक बंदे कोले, वो पावरां दा किते ना किते मिसयूज़ कर सकता है। मैं नहीं कहता कि करता है, हमेशा करता है, बहुत अधिकारी वधिया ने, लेकिन किते ना किते मिसयूज़ हो भी सकता है। तो उसनूं डील करने वास्ते एक पूरा मैकेनिज्म अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनया हुआ है इंडिया का, ठीक है। तो वो सारिया रैमेडीज़ दी हुई हैं कि अगर किसी सरकारी अधिकारी ने लॉ की वायोलेशन की है काम करते वक्त, या लोगों नाल धक्का किया, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छेड़िया है या वायोलेट किया, वो खिलाफ तुम रिट पा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226 पा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। तो रैमडियाँ पूरियां दी हुई ताकि आर्बिट्रेरीनेस ना हो। देखो आर्बिट्रेरीनेस एक अलग चीज़ है, डिस्क्रिशनरी पावर एक अलग चीज़ है। अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करे कोई गल नहीं, लेकिन आर्बिट्रेरीनेस ना करे, धक्का ना करे। और ये एक कंसैप्ट होंदा है कि इन्हां सारे अधिकारियों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नैचुरल जस्टिस की वायोलेशन नहीं करनी। नैचुरल जस्टिस होंदी है कुदरती न्याय। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्प्यूट हो गया DC सामने, ठीक है, और डिस्प्यूट उन्हें हल करना है, तो दोनों धिरां नूं सुन के ही उस डिस्प्यूट नूं हल करे। बिना एक धिर नूं सुने दूसरे धिर के हक में फैसला देना, ये न्याय नहीं है। तो ये न्याय नहीं है, ये जिहड़ा है ये दुरवरतों है। एक धिर के हक में पहले ही भुगत जाना, ये गलत है। तो कोई भी फैसला करना है किसी भी अधिकारी ने, चाहे वो जज है
जुडिशियल ऑफिसर्स ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ। ਨੋ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਡੈਮਡ ਅਨਹਰਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਿਨ ਮੈਕਸਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਲਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਟਨ ਹੋਵੇ। ਡਾਇਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦੂ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਇਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਲਾਅ, देखिए लॉ होना अलग चीज़ है, लेकिन लॉ जस्ट होना अलग चीज़ है। तो लॉ शुड बी जस्ट। ਜਿਹੜਾ लॉ है ना वो ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਪਿਰਿਟ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? कौन देखूगा कि कानून गलत है या सही है? इसनों कौन देखूगा? इसनों जुडिशरी देखूगी, इसनों सुप्रीम कोर्ट देखू, इसनों हाई कोर्ट देखू। तो जुडिशरी का काम ये देखना है कि पार्लीमेंट वालों, क्योंकि इंग्लैंड और अपने सेम ही सिस्टम है, तो जुडिशरी का उत्थे भी जुडिशरी है, इत्थे भी जुडिशरी, उत्थे भी पार्लीमेंट है, इत्थे भी पार्लीमेंट, उत्थे भी एग्जीक्यूटिव है, इत्थे भी एग्जीक्यूटिव। तो सेम इत्थे भी अप्लाई होंदा है। तो अपनी सुप्रीम कोर्ट दा जां उत्थे दी सुप्रीम कोर्ट दा यही है कि पार्लीमेंट वालों जिहड़ा भी लॉ बनदा है ਉਹ ਲਾਅ ਜਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ? ਨਿਆਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਹੋ ਜੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰ ਦੂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰ ਦੂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੈ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੇਟ 3 ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜੋ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਅ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਹਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। तो उन्होंने डिपार्टमेंट में सिर्फ फौज भरी होंगी है पूरी IAS IPS अफसर की, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स अपने इंडिया ब्यूरोक्रेट्स बहुत ने। असली देश ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, ये सिविल सर्वेंट्स ही देश को चलाते हैं। असली मैंने ये देश चलता कि इतों है? ये ब्यूरोक्रेट्स तो। तो ये एग्जीक्यूटिव की मशीनरी है सारी। तो एग्जीक्यूटिव असल में ये देश चलाती है। लेकिन एग्जीक्यूटिव अपनी पावरां की कई बार गलत वरतों भी कर सकती है। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੋਲੇ, ਈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੋਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰ ਦੂਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 226 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਾੜੇ ਨੇ, ਡਰਾਫਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗੇ, ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ 1973। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੀਂਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਵਰਨਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ने जो कोई भी पार्लीमेंट को हूँ आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 अपने संविधान ने दिता है, जिउण का अधिकार नहीं संविधान ने नहीं दिता, ये रब ने दिता है। रब ने अपने आपां नूं इत्थे पैदा किया और रब ही आपां नूं लैके जाऊ। संविधान ने तो उसनूं नोटिफाई किया कि हाँ जी आर्टिकल 21 तुहाडा मिलिया होया और प्रोटैक्टेड है, लेकिन मिलिया तो परमात्मा ने दिता है। कल कोई सरकार आ गई यह जी आप उधरी आर्टिकल 21 वायलेट कर दे, आर्टिकल 21 की अमेंडमेंट कर दे। हालांकि आर्टिकल 21 की अमेंडमेंट हुण नहीं हो सकती क्योंकि आर्टिकल 21 अपने आप के बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। ये केशवानंद भारती के ये गल कही हुई सी, ठीक है। एक एडीएम शुक्ला एडीएम जबलपुर का केस होया, इनू हैबियस कॉर्पस भी केस कहने। ये यही क्वेश्चन सी कि आर्टिकल 21 अपने आप के बेसिक अपने आप के रूल ऑफ लॉ है कि रूल ऑफ लॉ इस तो अलग चीज़ है, या संविधान के ही रूल ऑफ लॉ पाया जाता है। आर्टिकल 21 अपने आप के रूल ऑफ लॉ है कि नहीं, या इस तो अलग भी कोई रूल ऑफ लॉ है। वो की सी एमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने काफ़ी दी सरकार ने काफ़ी लोगों को मीसा MIS, ठीक है, मेनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्होंने काफ़ी गिरफ्तारियां हुई सी। तो उन्होंने फिर हैबियस कॉर्पस की पटीशन पाई सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा भी साडा जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब नाल साडी अरेस्ट नहीं हुई, तो सानू जिहड़ा है दस्सिया नहीं गया साडे किहड़े बेसिस ते अरेस्ट हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मेजोरिटी में यही गल कही कि रूल ऑफ लॉ जिहड़ा है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के विच ही पाया जाता। आर्टिकल 21 अपने आप के रूल ऑफ लॉ है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई होर रूल ऑफ लॉ नहीं है। कहने का भाव अगर आर्टिकल 21 सरकार वायलेट करती है या अमेंडमेंट करती है, जब एमरजेंसी के दौरान उस समय आर्टिकल 21 नहीं मिले सी, सरकार कदे भी किसी को जोड़ा है एमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 की वायलेट कर सकती सी, राइट टू लाइफ की वायलेट कर सकती सी। उस समय सिचुएशन थी, सुप्रीम कोर्ट कहती सरकार कर सकती है। तो एडीएम जबलपुर हैबियस कॉर्पस केस कहते हैं, काफ़ी इस केस की बाद में अखबारों में बड़ी चर्चा भी हुई सी। लेकिन इन्हां विच एक जज साहब सीगे HR खन्ना साहब ने थोड़ी जी डाइसेंटिंग जजमेंट दी सी, जिहदे विच कहा कि नहीं संविधान दे विच जो कुछ लिखा है वो रूल ऑफ लॉ चलो है, लेकिन उस तो बाहर भी रूल ऑफ लॉ है। वो की है जिवें आर्टिकल 21 है, वो कहते संविधान दे विच जरूर लिखा तो जरूर है आर्टिकल 21 है, पर यह मतलब ये नहीं कि संविधान ने दिता तुहानूं, कल कोई सरकार अमेंड कर दे फिर ये मतलब आर्टिकल 21 थोड़ा सरकार को मर्जी वायलेट कर सकती। कोई कहना नहीं, आर्टिकल 21 रब ने दिता है, परमात्मा ने दिता है जिउण का अधिकार। इसकी सरकार कोई भी सरकार आवे, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार आवे या किसी की भी सरकार, वो आर्टिकल 21 वायलेट नहीं कर सकती।
तो ये एडीएम जबलपुर का केस ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, बेसिक स्ट्रक्चर अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रूल ऑफ लॉ ही है। रूल ऑफ लॉ इट सेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 21 इज इट सेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ इज इट सेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर। गोलकनाथ केस, बहुत केस हुए ने जो इत्थे हुण लिमिटेड टाइम 'ਚ मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो मोटा जिहा मैं तुहानूं एंड में यही दसना चाहना है कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में है किसी एक पार्टी का, एक बंदे का या किसी ग्रुप का कानून नहीं है। कानून का एक ग्रुप का राज नहीं है, राज किहदा है? कानून का। लेकिन कानून भी किहड़ा? ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। तो पार्लीमेंट उस तो बाद जिन्हें भी कानून बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, वो संविधान के किसी प्रोविजन के उल्ट ना हो, तो वो कानून बिल्कुल सही है। तो वो उल्ट है, संविधान के प्रोविजन के खिलाफ है या नहीं है, ये कौन देखूगा? पार्लीमेंट देखूगी? नहीं, पार्लीमेंट नहीं देखूगी। पार्लीमेंट का काम है सिर्फ कानून बनाना। ये देखने का काम कि कानून सही बनाया पार्लीमेंट ने या नहीं बनाया, ये जुडिशरी का है। तो यह पावरां की वंड मिली हुई है, पावरां की वंड है। एक बंदे को सारी पावरां नहीं देनियां। अगर एक इंस्टीट्यूशन को सारी पावर आ गई तो वह डिस्पोटिक हो जाता है, वो आप हुदरा हो जाता है। पार्लीमेंट ही कानून बनावे, पार्लीमेंट ही डिसाइड करे कि कानून सही है या गलत है। पार्लीमेंट तो फिर सही कहूगी तो पार्लीमेंट ही लागू करे, ये गलत है। एक बंदे को इन्नी पावर नहीं होनी चाहिए। पावरां की वंड है, 3 थावां ते पावर वंडियां ने। पार्लीमेंट का काम है सिर्फ लॉ बनाना, लॉ नूं लागू करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, और दोनों ते निगाह रखना जुडिशरी का। तो ये है सैपरेशन ऑफ पावर्स ते रूल ऑफ लॉ। मेरे ख्याल तुहानूं ये लैक्चर समझ आ गया होना। इस तो बाद किसी होर लैक्चर में कोई होर टॉपिक करांगे। ओके, थैंक यू, सत श्री अकाल।